हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्लास में एक तो अपन ने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसके अलावा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या अभी जो करंट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हुए पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बेसिक से लेवल के एडवांस लेवल तक जाएंगे। जैसे जो ये क्वेश्चन है आपके, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे है कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, यह आयोग एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक मतलब लीगल बॉडी है। तो ये देखिए, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ, मतलब कानून के तहत इसका गठन हुआ। तो ये एक वैधानिक संस्था है, संसद द्वारा पारित कानून के तहत इसका गठन हुआ। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके तहत जो है वह एनसीबीसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये 338 में इसका उल्लेख है। जबकि अगर और एडिशनल अपन इंफॉर्मेशन चाहे तो 338 ए में आपके जो है ये एनसीएसटी का उल्लेख है, और 338 बी में आपके जो है ये एनसीबीसी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, एनसीबीसी, इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड चीजें हैं। जबकि ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को सही स्टेटमेंट पूछा है, तो 1 और 2 सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये बात करें। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। तो पहली चीज तो ये है कि 1993 में एक अधिनियम बनाया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस नाम से ये अधिनियम आपके संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने केंद्रीय सूचना आयोग की क्लास ली है तो उसमें भी जो है आपके जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वह भी 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका गठन भी 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, जबकि जो आरटीआई कानून है वह लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये डेट्स का थोड़ा सा आप सिमिलरिटी से आपको याद करने में आसानी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ऑप्शन है संवैधानिक संस्था, अर्धन्यायिक संस्था, वैधानिक संस्था और कार्यपालिकीय निकाय। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के तहत बना, और अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 1993। तो ये जो अधिनियम है ये आपके संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और ये कानून का रूप बना। तो ये एक वैधानिक संस्था है, लीगल बॉडी है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, संवैधानिक संस्था वह होती है जिसका संविधान में उल्लेख हो। अर्धन्यायिक संस्था, जिसे न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हो लेकिन जो है दंड देने का अधिकार नहीं हो। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे कार्यपालिकीय निकाय, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब केंद्र सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया गया हो। तो यहाँ पे जो मोस्ट वैलिड आंसर रहेगा वो आपके रहेगा वैधानिक संस्था। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसमें अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। एक तो आपके 2006 में इसमें संशोधन किया गया था, और इसके अलावा अभी रिसेंट जो है इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद से अभी तक संशोधन नहीं किया गया है, तो इसमें 2 बार संशोधन किया गया है। ये भी चीजें ध्यान रखें। इसमें आगे जो डिटेल क्या संशोधन किए गए उसके बारे में अपकमिंग आपके क्वेश्चंस में मिल जाएगा डिटेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन है उस पर भारत ने हस्ताक्षर कर रखे हैं।
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेरिस सिद्धांतों को अक्टूबर 1985 में अपनाया गया। तो देखिए जो मानव अधिकार से रिलेटेड जो पेरिस सिद्धांत है उन्हें आपके 1991 में अपनाया गया था, 1991 में अपनाया गया, और भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो ये 1985 का जो ईयर है ये गलत है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया। बिल्कुल इन सिद्धांतों के अनुसार ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। तो ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप ही है, तो ये भी स्टेटमेंट आपके सही है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, सही विकल्प तो 1 और 3 आपके सही रहेगा। आंसर रहेगा ए, 1 और 3 सही है। अगर गलत पूछा जाता तो आपके आंसर रहता केवल 2। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर मतलब केंद्रीय स्तर पर अगर कोई संस्था है या कोई आयोग है, तो अगर उसमें संवैधानिक या वैधानिक आयोग है, बड़ा आयोग है, तो उसमें जनरली जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतया राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसके ऑप्शंस में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति एक चयन समिति या कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं, ठीक है। चयन समिति है जो इनके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। ये चयन समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति को इनके अध्यक्ष और नियुक्तियों की, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया। ईयर 1993 में था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में संशोधन वर्ष 2019 में किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस अधिनियम में संशोधन केवल वर्ष 2019 में होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 2006 में भी संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे शब्दों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस रहती है पॉलिटी में। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ साथ इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान था, तो केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार का नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ केवल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प पूछा है तो 1 और 2 आपके सही विकल्प है, ये चीज ध्यान रखें, करेक्ट आंसर। अगर गलत पूछा जाता तो केवल 3 इसमें गलत विकल्प रहता। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट आपके है राष्ट्रीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जनरली स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके सदस्यों में एक सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अपन स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात करते हैं। 3 सदस्य कम से कम एक महिला, 3 सदस्यों में से कम एक महिला मानवाधिकार मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें सही विकल्प कौन सा है, तो पहला गलत है, 2 और 3 सही है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका बी, केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में कि क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए जो एनएचआरसी की स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन बात करें तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। 1 + 5, तो ये तो आपके होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। 5 इसमें होते हैं सदस्य और 7 इसमें होते हैं पदेन सदस्य, ठीक है। तो अब अपन इसमें बात करें कि कौन कौन क्या होता है। तो देखिए अध्यक्ष जो होता है वह आपके, इसकी योग्यता क्या होती है, सबसे पहले बात करें तो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब सदस्यों में से देखिए, सदस्यों में से आपके 2 तरह के सदस्य हो सकते हैं। एक तो न्यायिक सदस्य, ठीक है, न्यायिक सदस्य हो सकते हैं आपके 2, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो 2 सदस्य हो सकते हैं। और 3 सदस्य होते हैं मानवाधिकारों का अनुभव रखने वाले, जिन्हें मानव अधिकारों से रिलेटेड जो है अनुभव हो, वे इनके सदस्य होते हैं 3, ठीक है। तो 3 में से कम एक महिला होनी चाहिए, एक महिला होना अनिवार्य है। तो ये आपके सदस्यों का हो गया क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं पदेन सदस्यों के बारे में कि जो पदेन है, जो सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए 7 आयोग हैं
7 आयोगों के जो सदस्य होंगे वो आपके पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसमें आपने को ध्यान रखना है, देखिए SC ST OBC अल्पसंख्यक, महिला, देखिए यहाँ पे 7 टोटल पदेन सदस्य होंगे, 3 4 5, बाल अधिकार, और एक रहेगा आपके दिव्यांगजन से संबंधित। ठीक है, अब अपन इसमें से बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर के बारे में फिर से बता दूं। एक तो अध्यक्ष होता है, 5 इसके सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें कि देखिए अध्यक्ष के बारे में अपन ने बात करी, सदस्य इसमें न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, 2 न्यायिक सदस्य होते हैं, जो एक तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और एक होते हैं आपके हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, 2 न्यायिक सदस्य। मानवाधिकारों का अनुभव रखने वाले 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से कम एक महिला होती है। आगे अपन बात करें पदेन सदस्यों के बारे में, तो देखिए पदेन सदस्यों में आपके 7 पदेन सदस्य होते हैं, मतलब 7 आयोगों की जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके इसमें पदेन सदस्य होते हैं। तो 7 आयोग कौन से होते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आपको सिंपल ट्रिक के हिसाब से ये नाम ध्यान रखने हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन प्राधिकरण जो है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये इसकी NHRC की स्ट्रक्चर है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? अब देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है संरचना में आपके ध्यान रखना है, 5 सदस्य कौन कौन होते हैं, पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं और अध्यक्ष की योग्यता, ये सब चीजें आपके इस तरह के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, योग्यताओं से रिलेटेड या इनके सदस्यों से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, उनकी नियुक्ति एक कोलेजियम की सिफारिश पर होती है, एक हाई पावर कमेटी या चयन समिति बोल सकते हैं या कोलेजियम बोल सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब कोलेजियम में 3 सदस्य, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इस कोलेजियम में ये मेंबर्स नहीं होते, ये कथन गलत है। अब यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले आंसर की, तो इसमें सही विकल्प पूछा है तो 1 और 2, तो आपका आंसर रहेगा सी, केवल 1 और 2 सही है। अब देखिए जो चयन समिति है, चयन समिति की अपन बात करें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें कि पहले तो सबसे पहले होते हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, पहले शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, ये अध्यक्ष होता है इस चयन समिति के, ठीक है। अब अपन बात करें इसमें दूसरे नंबर पर होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में 2 मेंबर, लोकसभा से 2 मेंबर होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है। ये 2 तो लोकसभा से होंगे, पहली चीज तो ये क्लियर ध्यान रखना है, ठीक है, ये लोकसभा से होंगे। अब राज्यसभा से भी 2 लोग होंगे, अब राज्यसभा से 2 लोग कौन होंगे, राज्यसभा के उपसभापति, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ पे सभापति नहीं है, उपसभापति इसमें शामिल होते हैं, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये इसमें शामिल होते हैं, और इसमें एक और पद है, वह है गृह मंत्री, ठीक है। ये चयन समिति, योग्यताओं के बाद में जो NHRC में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके रहता है चयन समिति का।
अब देखिए चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो NHRC मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जो चयन समिति है, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, तो उसमें देखिए टोटल जो है 6 मेंबर शामिल होते हैं। 6 मेंबर्स में देखिए पहला क्या ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री तो इसमें शामिल होते ही है। इसके अलावा लोकसभा से 2, राज्यसभा से 2 और गृह मंत्री शामिल होते हैं। ये आपके याद करने के लिए आसानी रहेगा। तो लोकसभा से 2 कौन, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। और राज्यसभा में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, यहाँ पे सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते, राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता राज्यसभा से 2 हो गए, और गृह मंत्री। देखिए अपन ने अभी तक जो आयोग पढ़ रहे हैं उसमें जो कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपन ने पढ़ा, वहां पे आपके जो है 3 मेंबर शामिल होते हैं चयन समिति में, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, ठीक है। सूचना आयोग में अपन ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 मेंबर शामिल होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है कोलेजियम का या चयन समिति का या हाई पावर्ड कमेटी का, ये आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, ये चीज आप याद रखें। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपके है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल संबंधित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए अपन ने नियुक्ति पढ़ ली कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चयन समिति कौन है, योग्यताएं क्या होती है वो अपन ने पढ़ा। अब अपन बात कर रहे हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितना होता है, देखिए पहला है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। देखिए इसका जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले जो है 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक से पहले इसका जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष और 70 वर्ष था। 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, इसके तहत इनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये किया गया। तो ये चीज ध्यान रखें कि ये जो कार्यकाल का प्रावधान था ये आपके वर्ष 2019 में किया गया। 2019 से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो था, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आंसर आप रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है NHRC से रिलेटेड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही स्टेटमेंट है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास न्यायिक शक्तियां नहीं है, केवल अनुशंसात्मक अधिकार है। अनुशंसात्मक मतलब सिफारिशी अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यायिक शक्तियां मतलब जो कोर्ट के समान शक्तियां नहीं है, हालांकि सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, लेकिन जुडिशियल पावर्स का मतलब होता है कि जो एक तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह सारी शक्तियां इनके पास नहीं है। दंडात्मक अधिकार नहीं है, दंड देने का अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्च न्यायालय के समान शक्तियां रखता है। ये आपके डायरेक्ट गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय एक बहुत पावरफुल संस्था है जिसे सुनवाई करने, दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्तियां है, सिविल कोर्ट की शक्तियां है। मतलब वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, गवाही रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसे दंड देने मतलब सजा देने का अधिकार नहीं है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने को गलत स्टेटमेंट ही पूछा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन एनालिसिस के हिसाब से अपन 4th स्टेटमेंट देंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है, बिल्कुल ये इसीलिए ही इसका गठन किया गया है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो है फैक्चुअल चीजें हैं कि क्या क्या है, जैसे रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फैक्चुअल चीजें आपको याद करने का है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र। ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। अब श्री न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम वर्तमान अध्यक्ष है, तो वर्तमान में वी रामसुब्रमण्यम अध्यक्ष है दिसंबर 2024 से। तो ये भी स्टेटमेंट आपके सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव न्यायिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य नहीं करता। जो महासचिव है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी होगा तो प्रशासन से संबंधित कार्य करेगा, तो इसी कारण से ये न्यायिक कार्य नहीं करता है। न्यायिक कार्यों की शक्ति जो है कोर्ट्स के पास, कोर्ट न्यायालयों के पास होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा है
तो आपके 1 और 2 सही स्टेटमेंट रहेंगे, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि भाई जैसे न्यायिक कार्यों अगर और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग है। जुडिशियल वर्क में होता है कि भाई आप किसी मामले की सुनवाई कर रहे, उस मामले से रिलेटेड आप जो है उसमें सजा भी सुना रहे, लेकिन एनएचआरसी के मामले में ऐसा नहीं है। एनएचआरसी सिर्फ और सिर्फ एक सिफारिशी मतलब एडवाइजरी संस्था है जो एक सिफारिश कर सकता है, माने या नहीं माने केंद्र सरकार या कोर्ट माने या नहीं माने ये उन पर डिपेंड करता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से पहल करके उन मामलों की जांच कर सकता है। तो ये सुओ मोटो जो है ये ले सकता है, बिल्कुल स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। यह पुलिस हिरासत, नक्सल हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जांच कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य सरकार के अधिकारियों को दंडित कर सकता है। देखिए सजा देने का अधिकार एनएचआरसी को नहीं है, ना ही राज्य मानवाधिकार आयोग को है, तो ये दंडित करने का अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर रहेगा केवल 1 और 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जनरली आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सही या गलत का पूछा है कि अगर यहाँ पे बोल देते असत्य विकल्प चुनिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहता, केवल 3 इसका आंसर रहता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में इस तरह से कंफ्यूजिंग करने के लिए ट्रिक काम में ली जाती है कि भाई यहाँ पे आप सिर्फ एक सेंटेंस एक वर्ड चेंज कर दो तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय किसका होता है। अब अपन ने नियुक्ति पढ़ी, कार्यकाल पढ़ा, तो अब अपन बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। तो जो पहल कर सकता है प्रक्रिया में अंतिम निर्णय किसका होता है, वो अपन बात करें तो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें सभी में अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है। अब इसमें क्या है कि जो इन अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए क्या है, हटाता कौन है, जो नियुक्त करता है वही हटाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उससे जांच करवाता है और इस जांच के आधार पर जो है यह निर्णय लेता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति जांच किससे करवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएगा और इस जांच के आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। अब ये आधार कौन कौन से है, तो एक तो आधार है कदाचार और एक है आपके अक्षमता, ये 2 आधार है। यदि किसी भी कोई व्यक्ति कदाचार मतलब किसी कारण से कदाचार मतलब कोई लाभ का पद ले ले, तो इस आधार पर अगर रहता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच करवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई अक्षम है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर उन्हें पद से हटा सकते हैं। तो हटाने का कार्य किसका है, राष्ट्रपति का है। ये 2 आधार है जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो देखिए अगर यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाए, या लाभ का पद ले ले, तो अगर ये दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति बिना जांच के भी उन्हें हटा सकता है। कदाचार में आपके जैसे मिसकंडक्ट या गलत व्यवहार या दुराचरण इस तरह की चीजें आती है तो वो कदाचार में आती है। और दिवालिया हो जाए और लाभ का पद ले ले तो बिना जांच के भी राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से जांच के आधार में कौन कौन से कारण आते हैं, एक तो कदाचार और एक अक्षमता। तो इनमें ये चीज याद रखना है कि इनमें हटाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किस स्थिति में बिना जांच के भी हटाया जा सकता है, ये अपन अभी डिस्कस किया। कदाचार के आरोप में, अक्षमता के कारण, दिवालिया घोषित होने या लाभ का पद लेने पर, भ्रष्टाचार के आधार पर। तो दिवालिया घोषित होने या लाभ का पद लेने पर बिना जांच के भी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। जबकि कदाचार और अक्षमता की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से जांच के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के दौरान क्या अधिकार रखता है। तो जांच के दौरान जो अध्यक्ष और सदस्यों को क्या अधिकार रखता है, किसी को दंडित करना, किसी व्यक्ति या संगठन को समन जारी करना, सरकारी अधिकारी को निलंबित करना और दोषी को जेल भेजना। ये ओवरऑल जो है वो जांच का है, ठीक है। क्वेश्चन अपने अध्यक्ष और सदस्यों का नहीं है, क्लियर ध्यान रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के दौरान क्या अधिकार रखता है, मतलब किसी भी मामले की अगर जांच कर रहा है तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो किसी को दंडित करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, ठीक है।
किसी व्यक्ति या संगठन को समन जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सरकारी अधिकारी को निलंबित नहीं कर सकता, सिफारिश कर सकता है। ठीक है, निलंबित करने की सिफारिश कर सकता है, निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है। दोषी को जेल भेजना, दोषी को जेल भेजने का कार्य न्यायालय का है। तो क्या अधिकार है, किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये है। इसके अलावा वह किसी भी संस्था से दस्तावेज मंगा सकता है, गवाही के लिए गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है। ये चीजें जो है, जैसे सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति को निलंबित, बर्खास्त या किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो देखिए, ये जो वार्षिक रिपोर्ट है यह आपके राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो, इन सभी की जो वार्षिक रिपोर्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, इन सभी की वार्षिक रिपोर्ट जो है यह राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इन सभी में एक सेम प्रोसेस है, वो आपके कॉमन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? मतलब कौन सा इनका क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? जेलों का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकार आयोग पर संगोष्ठी आयोजित कर सकता है, सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, सैन्य बलों के मानवाधिकार हनन की जांच करना। देखिए, जो सैन्य बल है इनके लिए जो है, जो आर्मी कोर्ट है, सैन्य कोर्ट है, सैन्य न्यायालय, वो जांच करते हैं। मानवाधिकार आयोग को इसमें अधिकार नहीं है, तो ये मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। पीड़ितों को मुआवजा देने की अनुशंसा करना, मतलब सिफारिश करना, ये इनके अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा सैन्य बलों के मानवाधिकार हनन की जांच करना, ये एनएचआरसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का नाम क्या है? वार्षिक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है, वार्षिक बुकलेट पर प्रकाशित की जाती है ईयरली। तो उसमें जैसे मानवाधिकार प्रहरी, नई दिशाएं, अधिकार संहिता, जनशक्ति संवाद। तो जो एनएचआरसी पब्लिश करता है उस बुकलेट का नाम है नई दिशाएं, जो एनुअली पब्लिश होती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में से कौन सा सही नहीं है? अब कार्यों में कौन कौन से कार्य है, कौन सा शामिल नहीं है, वो चीज देखना है। नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाना, ये कार्य है बिल्कुल। मानवाधिकार हेतु फेलोशिप प्रदान करना, यह भी करता है। संविधान संशोधन की अनुशंसा करना, देखिए संविधान में क्या संशोधन करना है, ये सिफारिश करने का कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है, ये आपके संसद करती है, केंद्र सरकार करती है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एनएचआरसी का कोई रोल नहीं है। आगे मानवाधिकारों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करना, यह भी इसका कार्य है। तो संविधान संशोधन की सिफारिश मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाओं में कौन सी सही है, मतलब लिमिटेशन है, वो कौन सी सही चीज है? यह संवैधानिक संस्था है, ये गलत है। संवैधानिक नहीं, वैधानिक संस्था है, लीगल बॉडी है। इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी होती है, यह भी गलत है आपके। इसकी अनुशंसाएं या सिफारिशें जो है एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है। यह एक सलाहकारी संस्था, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सी सही है? वो चीज है कि सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ना तो ये किसी को सजा दे सकती है, ना ही ये न्यायिक संस्था है, और ना ही इसकी सिफारिशें बाध्यकारी है। ये सिर्फ सलाहकारी संस्था है, मतलब ज्यादा पावरफुल नहीं है। तीसरा, इसे सैन्य बलों पर भी जांच का अधिकार प्राप्त है, तो सैन्य बलों पर जांच का अधिकार एनएचआरसी को नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, लिमिटेशंस का पूछा है तो सलाहकारी संस्था, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देखिए, दिवालिया या लाभ का पद ले तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, और कदाचार और अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जांच के आधार पर हटा सकते हैं। लेकिन हटाने का जो अधिकार है वह संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को ही है। कदाचार और अक्षमता के मामले में हटाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाई जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी आपके स्टेटमेंट गलत है। संसद नहीं, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प चुनना, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर रहेगा बी, केवल 1 और 2। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें। नेक्स्ट है आपके, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि वे किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, किसी भी संस्था से दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगा सकता है। तो ये पावर्स राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये किसी भी व्यक्ति या संगठन को समन कर सकता है, बिल्कुल सही है। आयोग साक्षी से शपथ पत्र पर गवाही देने को कह सकता है, गवाही देने को भी कह सकता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है। सही विकल्प आपके बात करें तो सी रहेगा। 1, 2 और 3 सभी इसके विकल्प सही है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, आयोग को स्वैच्छिक संगठनों मतलब एनजीओस को कार्यों को प्रोत्साहित करने का अधिकार है, उन्हें फंड्स भी उपलब्ध करा सकता है। आयोग पुलिस हिरासत में हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है। बिल्कुल स्वतः संज्ञान मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, केवल 1 और 2 इसका सही विकल्प रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए। तो मानवाधिकार आयोग की जो नई दिशा नामक प्रकाशन जारी करता है, ये सही स्टेटमेंट है। यह संस्था नागरिकों को निःशुल्क न्याय प्रदान करती है। बिल्कुल, ये कोई फीस नहीं लेती है। एनएचआरसी निःशुल्क न्याय प्रदान करती है। एनएचआरसी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, सिर्फ वैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि ये कानून द्वारा निर्मित है तो वैधानिक संस्था है। तो ये भी आपके स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके 1 और 2। यहाँ पे गलत कथन का पूछते तो आपके केवल 3 इसमें आंसर रहता। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, ये आपके टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष के.जी. बालकृष्णन, जे.एस. वर्मा, M.N. वेंकटचलय और रंगनाथ मिश्र। तो देखिए सबसे लंबे कार्यकाल वाले व्यक्ति है जो वो है के.जी. बालकृष्णन। ये आपके वर्ष 2010 से 2015 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लगभग 5 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। अब अगर रंगनाथ मिश्र की बात करें तो ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रहे, अपन इसको पढ़ लिया। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर वी रामसुब्रमण्यम है, जो कि दिसंबर 2024 से लगातार इसके अध्यक्ष है। तो इनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। तो ये आपके जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके अकॉर्डिंग जो है क्लासेस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।